9 मैथ, जो चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। तो देखिए ये पार्ट नंबर दूसरा है, मैं पार्ट 1 बना चुका हूँ। देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और आई बटन में भी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या पढ़ाएंगे, अभी तक हमने छोटी छोटी बातों को जाना है, अब इसमें देखेंगे पूर्णांकों के बारे में। जितना पढ़ाएंगे सब पूर्णांकों के बारे में रहेगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक होते क्या है और इनके कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए इनके प्रकार और इनके इसे क्या कहते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए पूर्णांक किसे कहते हैं। क्वेश्चन पहला है पूर्णांक किसे कहते हैं। तो देखिए पूर्णांक इंग्लिश होती है इसकी इंटीजर। ये पूर्णांक होता क्या है, तो पूर्णांक वो होता है जिसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक और शून्य संख्याएं शामिल होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे पूर्णांक कहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, ऐसी संख्याएं जिसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक और शून्य तीनों हो तो उसे पूर्णांक कहते हैं। परिभाषा क्या है, ऐसी संख्याएं जिसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक और शून्य तीनों संख्याएं हो, यह संख्याएं तीनों संख्याएं हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई। तो अब देखेंगे पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। तो पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके नीचे लिखना पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, जब आप 10 में जाएंगे, इसके बाद जब क्लास आएगी आपके 10 में, तो पहला चैप्टर वास्तविक संख्या जो है सब इसी के बारे में चर्चा होगा वहाँ। तो अभी से जान लीजिए पूर्णांक किसे कहते हैं, तो फिर वहाँ पूर्णांक के भी प्रकार बताया जाएगा और वास्तविक संख्या से लेकर यहाँ पूर्णांक तक आएंगे। तो देखिए यहाँ पूर्णांक जान लीजिए, फिर वहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। पूर्णांक की परिभाषा क्या है कि ऐसी संख्या जिसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक और शून्य तीनों संख्याएं हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, तो पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला है धनात्मक पूर्णांक संख्या, दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और तीसरा है जीरो पूर्णांक संख्या। तो इसको पहले लिख लीजिए, फिर इसके नीचे हम बता रहे हैं, लिख लीजिए, लिख लिए होंगे। तो चलिए हम रफ कर कर ऊपर से बता रहे हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखिए सबसे पहला इसका है, जो पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं ना, उसके नीचे लिखना है। कौन सा पहले क्या लिखना है, पहले पहले क्या लिखना है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, और दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, और तीसरा है शून्य पूर्णांक संख्या। कौन कौन से है, पहला है धनात्मक पूर्णांक संख्या, दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और तीसरा है शून्य पूर्णांक संख्या। तो अब जान लेते हैं इनकी इंग्लिश क्या होती है। इसकी होगी पॉजिटिव इंटीजर नंबर, इसकी होगी निगेटिव इंटीजर नंबर और इसके जीरो
तो लिख दे रहे हैं पहले यहाँ, पहला है पॉजिटिव इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, और इसके है निगेटिव इंटीजर नंबर, वही है नेगेटिव इंटीजर नंबर। और तीसरा है जीरो इंटीजर नंबर। तो पहला हमने क्या देखा, पहला हमने देखा कि धनात्मक पूर्णांक संख्या, और दूसरा हमने देखा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, और तीसरा हमने देखा शून्य पूर्णांक संख्या। तो ये क्या होते हैं, तो इनके बारे में आप जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको लिख लिए, तो अब इसके नीचे लिखना। तो अब देखेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं। देखिए धनात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा है कि ऐसी संख्याएं जिसमें केवल प्लस में रहे, ऐसी संख्याएं जिसमें केवल संख्याएं प्लस में हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे धनात्मक पूर्णांक संख्या कहेंगे, और माइनस में नहीं होना चाहिए। यदि माइनस में हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगी। तो यहाँ हम धनात्मक पढ़ रहे हैं ना, कहीं कहीं धनात्मक के स्थान पे धन पूर्णांक लिखा रहता है, तो वही होता है, धन पूर्णांक कहे या धनात्मक पूर्णांक कहे एक ही बात है, समझ में आया। तो धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक संख्या एक ही होता है। तो देखेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, ऐसी संख्याएं जो केवल धन में हो या प्लस में हो, धन में हो या प्लस में, धन का मतलब होता है प्लस में हो, तो उसे धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक संख्या या धन पूर्णांक संख्या, दोनों को नोट कर लीजिएगा। बात वही है, धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है या धन पूर्णांक संख्या, तो उसे धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ऐसी संख्या जो केवल धन में हो तो उसे धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब जितना आपके मन में जो भी संख्या आ रहा है उसको ले लीजिए, वो क्या होंगी, वो धनात्मक पूर्णांक संख्या होंगी, लेकिन उनके आगे प्लस की जगह पर माइनस नहीं होना चाहिए। तो कोई भी संख्या ले लीजिए, 48, 50, 60, 100, 1000 या 5, 10, 15, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन इनके आगे माइनस नहीं लगा रहना चाहिए। यदि माइनस लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगा, तो ये धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं होगा। समझ में आया। तो अब देखेंगे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इसको लिख लीजिए, फिर अब कर हम बता रहे हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो लिख लिए होंगे, इसको रब कर दे रहे हैं, वीडियो को रोक कर आराम से लिखा करिए। दूसरा देखेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या ये क्या होती हैं, ये ऐसी संख्याएं जो केवल माइनस में हो, प्लस में नहीं होना चाहिए। प्लस में हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगी, जो अभी हमने पढ़ा धन पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक होगा तो उसके आगे माइनस का चिन्ह यानी कि घटाना का चिन्ह लगा रहेगा, तो बस देखकर आप लोग पहचान जाना ये कौन सी संख्या है, ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। यदि माइनस नहीं लगा है तो क्या होगा, तो वो धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या की परिभाषा क्या है, ऐसी संख्याएं जो केवल ऋण में हो या माइनस में हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहाँ या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहिए या ऋण पूर्णांक संख्या कहिए, बात वही होता है। समझ में आया। तो इसको परिभाषा देखते हैं, ऐसी संख्या जो केवल
ऋण में या माइनस का चिन्ह ऋण में हो तो उसे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या या फिर क्या बोलेंगे, ऋण पूर्णांक संख्या, ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो परिभाषा एक बार देखिए, ऐसी संख्या जो केवल ऋण में हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। इंग्लिश हमने पहले ही लिख दिया है तो इसलिए यहाँ नहीं लिख रहे हैं। तो जैसे अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे -4, -3, -5, -10 ऋणात्मक पूर्णांक संख्या पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसके आगे माइनस लगा रहता है। बस देखकर आप लोग पहचान जाएंगे कि कौन सा ऋणात्मक है और कौन सा धनात्मक है। तो अगर ऋणात्मक लगा रहे तो क्या होगा, तो मतलब कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होगा। यदि प्लस में लगा है तो क्या होगा, वो धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा। ये सबसे अच्छा होता है इनको पहचानने का तरीका। तो एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, -50 आदि। आदि के यहाँ क्या मतलब होता है, आदि मतलब होता है कि और संख्याएं हो सकती है। ठीक है, तो देखते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। इसको लिख लीजिए, तो अब बता रहे हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। वीडियो रोक कर लिख लीजिए। तो अब देखते हैं ऋणात्मक हो गया, जीरो देखते हैं। तीसरा है क्या, शून्य पूर्णांक संख्या। शून्य पूर्णांक संख्या इंग्लिश क्या होती है, जीरो इंटीजर नंबर। तो ये शून्य पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो शून्य पूर्णांक संख्या मतलब कि ये ऐसी संख्या है कि यदि किसी के आगे लगता है तो उसका मान कुछ भी नहीं होता है, लेकिन यदि उसके पीछे लग जाता है तो उसका मान बहुत बड़ा हो जाता है। और एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो शून्य संख्या है ये ना धनात्मक में होती है या ऋणात्मक में होती है। कभी आप लोग ये देखे होंगे कि यदि जीरो में आंसर आ रहा है, ना वो प्लस में आएगा ना माइनस में आएगा, कुछ भी उसमें चिन्ह नहीं लगा रहता है। जीरो केवल जीरो, न माइनस का लगा रहेगा न प्लस का लगा रहेगा, केवल जीरो जीरो, चिन्ह किसी भी नहीं लगा रहता है। तो और तो इसकी शून्य पूर्णांक संख्या की परिभाषा, तो परिभाषा इसकी नहीं होती है। तो शून्य पूर्णांक संख्या क्या होगी, तो इसमें जीरो, बस केवल जीरो। और जीरो न धनात्मक होती है न ऋणात्मक, केवल जीरो। यदि आंसर आ रहा है तो इस प्रकार लिख देंगे, और माइनस में कभी जीरो आंसर नहीं आता है। ठीक है, तो अब देखेंगे संवृत्त समुच्चय किसे कहते हैं। तो देखेंगे, और इसको सबसे याद करने का अच्छा तरीका ये है कि आप लोग संख्या रेखा देखे होंगे, संख्या रेखा पर पूर्णांक को किस प्रकार दर्शाया जाता है। मान लीजिए एक संख्या रेखा है, क्योंकि संख्या रेखा पर ही तीनों संख्या का काम होता है। तो यहाँ इस प्रकार संख्या रेखा होता है, इसे जो एक सीधी लाइन खींच देते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इसे संख्या रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा में कितनी संख्या होंगी, यदि कोई पूछता है कि संख्या रेखा में कितनी संख्याएं होती हैं, तो आप लोग कितना बताना है, 3 बताना है। कौन कौन से होती हैं, तो अभी हमने पढ़ा है कौन कौन से, धनात्मक पूर्णांक संख्या, और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, और तीसरा है जीरो। तो कैसे होता है, तो इसको दर्शाया भी जाता है। कैसे दर्शाया जाता है, देखिए यहाँ जीरो रहता है और इधर जितनी जीरो के राइट साइड में जितनी संख्याएं लिखी रहती है वो किस में लिखी रहती है, प्लस में लिखी रहती है, यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या में लिखी रहती है। तो कैसे लिखी जाती है, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार। और जब जीरो के लेफ्ट साइड जो संख्या लिखी रहती है वो सभी ऋण में होती है, यानी माइनस में। -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो यही होता है संख्या रेखा पर इनको दर्शाना। तो चलिए बढ़ते हैं समुच्चय की ओर। तो चलिए देखते हैं संवृत्त समुच्चय किसे कहते हैं। संवृत्त समुच्चय ये क्या होता है, संवृत्त समुच्चय क्या होता है, तो संवृत्त समुच्चय वो होता है जो संवरक नियम का पालन करे। जो संवरक नियम का पालन करता है वही संवृत्त समुच्चय होता है। तो इसकी परिभाषा क्या है, देखिए, यदि कोई
यदि कोई समुच्चय सन्वरक नियम का पालन करे तो उसे संवृत्त समुच्चय कहते हैं। तो संवृत्त समुच्चय परिभाषा क्या है कि यदि कोई समुच्चय सन्वरक नियम का पालन करे तो उसे संवृत्त समुच्चय कहते हैं। यानी सन्वरक नियम का वो पालन करेगा तभी वो संवृत्त समुच्चय होगा, नहीं होगा। तो ये सन्वरक नियम क्या होता है, तो अब जानेंगे हम सन्वरक नियम, क्रम विनिमय, सहचर, इन सभी बारे में जानेंगे। इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं, संवृत्त समुच्चय हो गया है, अब बढ़ते हैं सन्वरक नियम की ओर। चलिए अब देखते हैं। देखिए इसमें पढ़ेंगे क्या हम, धन पूर्णांकों का योग, धन पूर्णांकों का योग। देखिए धन पूर्णांक आ गया है ना, तो धन पूर्णांक किसे कहते हैं, जो धनात्मक पूर्णांक हम बताए ना वही होता है। इसीलिए मैंने बताया कि धनात्मक पूर्णांक संख्या और पूर्णांकों के बारे में पहले ही आपको बता दिया है। चलिए अब देखते हैं। देखिए धन पूर्णांकों के बारे में पढ़ेंगे तो अब जितनी भी संख्या है आप लेंगे और जितना भी पढ़ाएंगे वो सब प्लस में होंगे, और धनात्मक पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला हम देखेंगे क्या, अभी बताया ना क्या पढ़ेंगे, सन्वरक नियम पढ़ेंगे। तो योग का सन्वरक प्रगुण, लेकिन किसमें, धन पूर्णांक में। धन पूर्णांक में भी होता है, पूर्ण संख्या में भी होता है, परिमेय संख्या भी में होता है। तो आप लोग को देखना है तो जाकर प्ले लिस्ट में A to Z प्रगुण लिखा है, तो वहां से देखकर दुनिया भर के जितने भी प्रगुण होते हैं, ये नियम होते हैं, वो मैं बेसिक पे पढ़ाया हूँ। तो जाइएगा प्ले लिस्ट में, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक में दे दूंगा, तो वहां जाना, A to Z प्रगुण कर लिखा है, तो वहां से जितने भी होते हैं तो जाकर देख लीजिएगा। धन पूर्णांक के बारे में भी मैंने बताया है, और जो ऋण पूर्णांक भी मैंने बताया है, और परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, जितने भी होते हैं प्रगुण मैंने वहाँ बताया है, और कौन कौन नहीं होते हैं उनके बारे में बताया है। लेकिन हम इसमें क्लास 9 है, तो इसमें जो जो मेन है उसी में पढ़ा रहा हूँ। यदि आपको और पढ़ना है अलग से तो वहाँ जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। तो यहाँ हम धन पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे, तो कौन से पढ़ेंगे, सन्वरक नियम, सन्वरक प्रगुण या नियम लिखिए। सन्वरक नियम क्या होता है, तो ये सन्वरक नियम ये होता है कि जब दो धन पूर्णांकों को जोड़ा जाए तो उनका जो योगफल आता है ना, तो वो भी धन पूर्णांक होना चाहिए, तभी वो धन पूर्णांकों में सन्वरक नियम फॉलो करेगा, नहीं तो वो गलत होगा। तो देखिए परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा देखेंगे कि जब दो धन पूर्णांकों को जोड़ा जाए तो उनका योगफल भी धनात्मक या धन पूर्णांक होना चाहिए। तो उसे क्या कहेंगे, उसे सन्वरक नियम कहेंगे। लेकिन सन्वरक नियम कहेंगे लेकिन किसका, योग का, योग का कहेंगे, लेकिन किसमें, धन पूर्णांक में। सन्वरक नियम पढ़ रहे हैं तो ये सन्वरक नियम कई प्रकार के होते हैं। यहाँ हम योग का पढ़ा रहे हैं, तो योग का घटाने भी होता है, गुणक भी होता है, भाग का होता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो उसमें फॉलो नहीं करता है वो गलत हो जाता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सन्वरक नियम किसमें, योग में। और योग में कौन सा सन्वरक नियम पढ़ रहे हैं, धन पूर्णांकों का योग का सन्वरक नियम पढ़ रहे हैं। तो इसकी क्या परिभाषा है कि जब दो धन पूर्णांक, कितने पूर्णांक, जब दो धन पूर्णांक, लेकिन कौन सा पूर्णांक, धन पूर्णांक को जोड़ा जाता है। मतलब कि जोड़ा तो आप लोग को पता ही होगा, 9 में पढ़ रहे हैं कि जोड़ा जाए तो
उनका योगफल, योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़, जो उनको जोड़ करके जो आंसर प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, योगफल कहते हैं। भी धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए तो क्या कहेंगे, सनवरक नियम कहेंगे। जैसे और इस प्रकार भी लिखा रहता है a प्लस बी इनवर्स n, इस प्रकार इसको निरूपित किया जाता है। इसको हम एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं। जैसे दो धन पूर्णांक कह रहा है तो लीजिए धन पूर्णांक और ये धन पूर्णांक, दोनों धन पूर्णांक है, इनको जोड़िए। इनको जोड़ने पर जो योगफल आना चाहिए वो किस में होना चाहिए, धन पूर्णांक में होना चाहिए। तो 4 और 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 12 आएगा। तो 12 बताइए धन पूर्णांक है कि ऋण पूर्णांक है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्या है या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। तो हमने धनात्मक और ऋणात्मक को पहचानने के लिए कौन सा ट्रिक बताया था कि उनके आगे देखना है। यदि माइनस का चिन्ह लगा है तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होगा, यदि प्लस में लगा है, कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा है, यदि कोई चिन्ह नहीं दिखेगा तो प्लस का होता है। तो यदि कोई नहीं दिख रहा है तो उसका किसमें चिन्ह रहेगा, प्लस में। देखिए 4 में कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो इसमें कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस का लगा है। और माइनस का लगा है तो माइनस का दिखता है लेकिन प्लस का नहीं दिखता है। तो दो धन पूर्णांकों को जोड़े तो इनका जो योगफल आया, मतलब आंसर, योगफल का क्या होता है, जब दो संख्या को जोड़े जो उसका आंसर आए तो उसे क्या कहते हैं, उसे योगफल कहते हैं। तो देखिए 4 और 8 को जोड़े तो 12 है, तो 12 क्या है, धन पूर्णांक है ना, तो ये कौन सा नियम होगा, सनवरक नियम, लेकिन किसमें, योग का। तो यहाँ लिखेंगे कौन सा, पहले तो सनवरक नियम लिख देंगे। यदि सनवरक नियम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सनवरक नियम कई प्रकार के होता है, घटाने भी होता है, जोड़ का भी होता है, गुणा का होता है, भाग का होता है। तो इसमें हम जब क्या पढ़ना है, योग, यहाँ प्लस लगा है ना, तो कैसे पहचानेंगे, यहाँ प्लस लगा है तो इसको क्या लिखेंगे, योग का सनवरक नियम। यदि यहाँ माइनस लगा होता है तो घटाने का सनवरक नियम, गुणा लगा होता तो गुणा का सनवरक नियम, भाग लगा रहता तो भाग का सनवरक नियम। तो अभी हम जाएंगे इस वीडियो में योग के बारे में, जब दूसरी वीडियो आएगी तो उसके बाद हम उसके बाद कौन से जानेंगे, गुणा के बारे में जानेंगे। तो देखिए समझ में आया होगा, लिख भी लीजिए। और मान लीजिए और कोई एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए दो एक धन पूर्णांक है और जीरो भी धन पूर्णांक है ना, जीरो क्या है, धन पूर्णांक है, तो इनके जोड़ेंगे तो इनका जो योगफल आएगा, तो ये क्या है, 2 है और जीरो, 2 में जीरो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा ना। तो देखिए 2 क्या है, धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक है। यदि यहाँ ऋण पूर्णांक आ जाएगा तो ये सनवरक नियम नहीं होगा। यदि यहाँ क्या आ जाए, माइनस में, मान लीजिए यहाँ माइनस में आ जाए, ये -2 आ जाएगा, तो ये सनवरक नियम नहीं होगा। क्योंकि सनवरक नियम होने के लिए जब दो धन पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो उनका योगफल भी धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, तभी वो सनवरक नियम होगा, नहीं होगा। समझ में आया। तो चलिए अब देखते हैं क्रम विनिमय क्या होता है, लिख लीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं क्रम विनिमय किसे कहते हैं। तो इसको मैं रब कर दे रहा हूं। दूसरा हम देखेंगे योग का क्रम विनिमय नियम। मैं यहाँ केवल क्रम विनिमय नियम, मैं यहाँ योग का क्रम विनिमय क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले ही ऊपर हेडिंग डाल दिया है कि धन पूर्णांकों का योग, इसलिए मैं बार बार योग का क्रम विनिमय नियम, योग का सनवरक नियम, योग का साहचर्य नियम नहीं लिखूंगा, केवल मैं लिखूंगा क्रम विनिमय नियम। और आप लोग को यदि आंसर में लिखना है तो वहाँ क्या लिखेंगे, योग का क्रम विनिमय लिखेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही हेडिंग डाल दिया है। और आंसर में तो आप लोग हेडिंग डालेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे वहाँ, योग का क्रम विनिमय नियम। तो ये क्या होता है, क्रम विनिमय नियम। देखिए नाम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इनमें क्रम को बदला जाएगा। तो क्रम को इसको किस प्रकार बदला जाता है तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए इसकी सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं, क्रम विनिमय नियम, या इसे क्रम विनिमय प्रगुण भी कहते हैं। तो देखिए जब दो धन पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो नहीं, दो धन पूर्णांकों को जोड़ा जाता, जोड़े जब दो धन पूर्णांकों को जोड़े तथा उनके क्रम को बदलकर
पुनः जोड़े तो उनका योगफल समान होना चाहिए। परिभाषा क्या है कि जब दो धन पूर्णांकों को जोड़े तथा उनके क्रम को बदलकर पुनः जोड़े तो उनका योगफल समान होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ एक क्रम को बदलना क्या होता है, क्रम को बदलकर और पुनः क्या होता है। तो देखिए क्रम को बदलना थोड़ा देर बाद बताएंगे। अब देखिए पुनः का मतलब होता है दोबारा, और अब देखेंगे क्रम को बदलना किस प्रकार होता है। तो एग्जाम्पल इस लेते हैं, मान लीजिए 4 और 8 लिए हैं और इनको जोड़ना है क्योंकि योग का क्रम विनिमय है। तो इनको क्रम को बदलने का मतलब होता है कि जो पहले लिखा उसको बाद में लिख देंगे, जो बाद में लिखा उसको पहले लिख देंगे। तो देखिए ये 8 है, ये 4 है, तो पहले क्या लिखा है 8, 4 लिखा है, फिर क्या लिखा है 8 लिखा है। तो जो पहले लिखा है उसको बाद में लिखेंगे, जो बाद में लिखा उसको पहले लिखेंगे। तो 8 + 4 ये इसका क्रम बदलना हो गया। तो 8 4 कितना होता है 12 होता है, और 8 4 12 और 4 8 12। तो देखिए इनका योगफल समान आया ना, तो देखिए इसी को कहते हैं क्रम बदलना। तो 4 + 8 8 + 4, तो ये क्या हो गया इसका क्रम बदल गया। और ये क्रम बदलने पर पुनः जोड़ने पर मतलब इनके क्रम को तो हमने बदल दिया, लेकिन फिर से जोड़े तो इनका योगफल क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। यहाँ 12 और यहाँ 12, तो यदि समान आता है तो क्या होगा वो योग का क्रम विनिमय नियम होगा। तो ये यहाँ क्या लिखेंगे आंसर में, योग का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय नियम। और कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, धन पूर्णांक लेना है 4 + 3 कर दिए, इनको क्रम को बदल लीजिए 3 + 4, इनको जोड़ेंगे तो 3 और 4 3 कितना होगा 7, और 3 4 7। तो देखिए योगफल बराबर आए ना, तो ये क्या होगा योग का क्रम विनिमय नियम होगा। यदि हम योग यहाँ क्रम को बदल कर पुनः जोड़े लेकिन आंसर मतलब कि योगफल आए वो समान ना हो तो संवरक नियम नहीं, क्रम विनिमय नियम नहीं होगा। जब क्रम को बदले तो उनका योगफल भी समान आना चाहिए। तो अब देखते हैं इनको संख्या रेखा पर किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। इसको लिखिए, तो बता रहे हैं संख्या रेखा पर इनको किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो देखिए इसमें हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, 4 + 8 बराबर 8 + 4, इसको जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ था 12 बराबर 12। तो हमें इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है और सत्यापित करना है। तो क्या करना है, देखिए 12 आया है ना, तो ये क्या करेंगे, और 12 प्लस में आया है ना, तो संख्या रेखा क्या होता है इस प्रकार संख्या रेखा खींचा रहता है। यहाँ 0 और 0 के राइट साइड में धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है 1 2 3, और 0 के लेफ्ट साइड तरफ -1 -2 -3 लिखा रहता है। तो लेकिन यहाँ 12 प्लस में है ना, तो 0 के राइट साइड की तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड की तरफ नहीं जाएंगे। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो एक संख्या रेखा पहले खींचना है। ये संख्या रेखा खींचने के बाद अब यहाँ 0 दर्शाना है। अब 12 है ना, तो 12 से एक अंक कर और बढ़ाकर दर्शाना है इसको संख्या रेखा पर। तो पहले 1 लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और बढ़ा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है 14, लेकिन 12 से एक कर अंक को बढ़ाकर ही लिखना है, कम नहीं लिखना है। अब देखिए इसको किस प्रकार दर्शाया जाता है। तो पहले यहाँ कितना लिखा है 4 लिखा है ना, तो 4 जहाँ लिखा है वहाँ जाकर बैठ जाइए। उसके बाद यहाँ से 0 से उठे हैं ना, तो यहाँ से जाकर इस प्रकार मिला दीजिए और ये राइट साइड का सिंबल बना देंगे। उसके बाद देखिए इसको गिनिए, तो 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ कितना है 4। तो देखिए इस प्रकार इसको संख्या रेखा पर जब गिनते हैं तो इस प्रकार नहीं गिनते हैं। तो एक पहले कहानी सुनिए, तो इसके बाद फिर ये संख्या रेखा पर किस प्रकार गिना जाता है तो उसको समझेंगे। मान लीजिए आप किसी डाल पर बैठे हैं और उस डाल को काटना है, तो आप क्या करेंगे, यदि उसी डाल को काटेंगे तो गिर जाएंगे ना, तो आपको डाल काटना है तो उस पर जिस पर बैठे हैं उस डाल को ना काट कर दूसरी डाल को काटेंगे ना। तो उसी प्रकार जहाँ 0 बैठे हैं ना, तो 0 को ना गिनकर उसके आगे वाली जो संख्या लिखी रहेगी उसको गिनना है, नहीं तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 0 है, तो 0 बैठे हैं ना, तो 0 को नहीं काटना है, उसके आगे वाली काटना है। तो 1 2 3 4, तो अब सही आया ना, तो 4 लिखा है तो पहले 4 पर जाकर बैठ जाइए। अब उसके बाद 4 यहाँ आ गया ना, तो +8 लिखा है,
इसको दो प्रकार से कर सकते हैं, या 4 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12, या जाकर 12 पर बैठ जाइए। यदि इस प्रकार नहीं करना चाहे तो एक नियम और है, क्या है, अब 4 पर बैठे हैं तो 4 को न गिनकर उसके आगे 8 और संख्या गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वही आए ना। तो इसीलिए 4 है प्लस 8, तो 8 को 4 में जोड़ दीजिए, जितना है वहीं जाकर बैठ जाइए। उसके बाद यहाँ से उठे हैं तो जाकर कहाँ गिरे हैं 12 पर। तो इस प्रकार, और राइट साइड की तरफ जा रहे हैं तो राइट साइड का सिंबल इस प्रकार होता है संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी दूरी है 12 है, तो यहाँ 12 कर देंगे। अब तो ये तो इसके बारे में था। तो देखिए अब 8 प्लस 4 भी आना चाहिए 12 ना। तो अब देखिए 8 पहले लिखा है तो 0 से कहाँ जाएंगे 8 जाएंगे, या दूसरी संख्या रेखा पर भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, या इसी संख्या रेखा पर, पहले इसी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इसको तो हमने दर्शा दिया, तो अब 8 प्लस 4 को किस प्रकार दर्शाएंगे। तो 8 को जहाँ लिखा है वहाँ जाकर बैठिए, तो 8 यहाँ लिखा है तो यहाँ से यहाँ। उसके बाद राइट साइड की तरफ जा रहे हैं ना, तो राइट साइड का सिंबल। उसके बाद क्या करेंगे, या 8 में 4 को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 12, या 8 को छोड़कर 4 और बिंदु को गिन लीजिए, तो 1 2 3 4, और 8 में 4 जोड़ेंगे तब भी 12। तो यहाँ से यहाँ इस प्रकार। अब 0 से लेकर 12 तक में कितना है, कितने बिंदु हैं, तो 12, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 12। इस प्रकार दर्शा सकते हैं, या नीचे इसको नहीं दर्शाकर दूसरी संख्या रेखा पर दर्शाना चाहते तो क्या करेंगे, तो ये जो यहाँ लिखा है ना इसको क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, इधर वाली जितनी है इसको क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। उसके बाद मान लीजिए दूसरा हमें संख्या रेखा पर इसी को दर्शाना है 8 प्लस 4, 4 प्लस 8 को हमने दर्शा दिया, लेकिन 8 प्लस 4 को दूसरे में दर्शाना है। पहले तो इस प्रकार दर्शा लीजिए, यदि इस प्रकार नहीं अच्छा लगता तो आप लोग फिर से एक संख्या रेखा खींचेंगे इसके नीचे, और फिर यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13। उसके बाद पहले 8 लिखा तो जाकर पहले कहाँ गिरना है 8 पर, फिर 0 से यहाँ राइट साइड की तरफ जा रहे हैं तो राइट साइड का सिंबल। उसके बाद 4 में 8 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 12, तो यहाँ, तो यहाँ से अब पूरा गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 है ना। तो देखिए 4 प्लस 8 को संख्या रेखा पर दर्शाएं तब कितना आया 12 आया, लेकिन 8 प्लस 4 को दर्शाएं तब भी कितना आया 12 है ना। तो इसी प्रकार संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आ गया, तो लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं साहचर्य के नियम की ओर। देखिए साहचर्य नियम तीसरा क्या है, साहचर्य नियम। ये साहचर्य नियम क्या होता है, तो आप लोग देखे होंगे किताब में किस प्रकार लिखा रहता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, इस प्रकार देखे होंगे, या a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, इस प्रकार आप देखे होंगे। तो देखिए ये वही बात लिखा है a प्लस बी प्लस सी, इसमें कोष्टक लगा है और फिर बाद में a प्लस बी में कोष्टक लगा है। तो a प्लस बी में यहाँ लगा है ना, बराबर की इधर है, इधर उधर लिखा कोई दिक्कत नहीं, ये पहले लिख गया ये बाद में। तो इस प्रकार जो संख्याएं लिखी रहती है तो उसे क्या कहते हैं साहचर्य नियम कहते हैं। और साहचर्य नियम की एक खास बात यह है कि साहचर्य नियम में उसको जोड़ने के बाद उसका जो योगफल आता है वो समान रहता है। तो आप कहेंगे ये तो क्रम विनिमय में भी होता है, तो क्रम विनिमय में होता है लेकिन उसमें 2 धन पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन इसमें 3 धन पूर्णांक संख्या होगी। देखिए ना a प्लस बी प्लस सी या a प्लस बी प्लस सी मतलब क्या है 3 धन पूर्णांक होंगी। कितने धन पूर्णांक होंगे 3, लेकिन क्रम विनिमय में क्या होता था उसमें केवल 2 धन पूर्णांक होते थे। तो आप लोग देख कर ही आप लोग पता कर लेंगे कि कौन सा नियम है। तो साहचर्य नियम में सबसे पहचानने का अच्छा तरीका ये है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर वही रहेगा, उसके बाद इसको जोड़ने पर जो योगफल आए वो क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो आप लोग कहेंगे तो एक नियम और होता है वितरण नियम। तो वितरण नियम में आप लोग वितरण और साहचर्य नियम में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये कर देते हैं कि उसमें भी 3 धन पूर्णांक होंगी और इसमें भी 3 धन पूर्णांक होंगी। तो उसमें देखिए
उसमें गुणा का रहता है, गुणा का वितरण नियम होता है। इसमें केवल हम योग का पढ़ा रहे हैं सहचर नियम, और आगे जब वीडियो आएगी तो वहाँ गुणा का भी सहचर नियम होगा। तो इसमें सबसे अच्छा पहचानने की ये तरीका है, यदि सहचर नियम पढ़ रहे हैं तो यदि गुणा का रहेगा तो उसमें प्लस माइनस रहेगा। सॉरी, जब सहचर नियम पढ़ रहे हैं तो जहाँ जहाँ पढ़ेंगे सहचर नियम तो यहाँ प्लस है तो सगल प्लस रहेगा, हर स्थान पे प्लस रहेगा, और गुणा पढ़ेंगे तो हर स्थान पे गुणा रहेगा। लेकिन हम जब वितरण नियम की ओर जाते हैं तो वहाँ गुणा और प्लस और गुणा या माइनस दोनों चिन्ह लगे रहते हैं। तो यही सबसे अच्छा पहचानने का तरीका है। यदि गुणा का पढ़ रहे हैं तो यहाँ गुणा, यहाँ गुणा, यहाँ गुणा, हर स्थान पे गुणा रहेगा। लेकिन वितरण नियम यहाँ यदि गुणा हो गया ना तो यहाँ क्या होगा, यहाँ प्लस होगा। तो यदि गुणा और प्लस दोनों साथ एक साथ दिखे ना तो उसमें मानना वितरण नियम पर। यदि तीनों स्थान पे एक ही चिन्ह दिख रहा है तो वो सहचर नियम होगा। ये सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका है। तो देखिए, ये पर हम कोई स्थान, एक ही स्थान पे कोई संख्या लेते हैं और बताते हैं ये बराबर आता है कि नहीं। तो देखिए, मान लीजिए हम ए के स्थान पे रखते हैं 2, बी के स्थान पे रखते हैं 3 और सी के स्थान पे 4। अब ये 2, 3, 4 तीनों धन पूर्णांक संख्याएं हैं। तो अब रखिए, ए पर रखेंगे 2 + 3, कोष्टक बंद, +4। उसके बाद बराबर लगा है तो ए के स्थान पे कितना रखना है, 2। उसके बाद बी के स्थान पे 3, सी के स्थान पे 4, उसके बाद यहाँ कोष्टक लगा है। तो आप लोग को पता होगा जो कोष्टक में लिखी रहती है संख्या है उसको पहले हल किया जाता है। तो 2 और 3 कितने होंगे, 5 + 4। उसके बाद बराबर, अब 2 लिखा तो 2 उसी प्रकार लिखना है, जो कोष्टक में पहले लिखा है उसको हल करेंगे। तो 3 और 4 कितने होंगे, 7, तो 7 लिख दीजिए। और 5 और 4 कितने होंगे, 9, और 2 7 कितने होंगे, 9। तो देखिए इनका योगफल कितना आया, बराबर आया ना। तो ये क्या होगा, योग का सहचर नियम। अब आप लोग कहेंगे किस प्रकार पहचाने कि योग का सहचर नियम होता है या गुणा का। तो योग का रहेगा तो प्लस में लगा रहेगा, गुणा का रहेगा तो यहाँ गुणा का चिन्ह रहेगा। ठीक है, यहाँ ए बी सी के स्थान पे कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ 3 4 5, यहाँ 10 20 30 कुछ भी रख सकते हैं। इस प्रकार हल करेंगे तो दोनों का मान समान ही आएगा। तो ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जब मैं तीसरा पार्ट लाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा गुणा के बारे में। अभी हमने क्या बताया, पूरा जितना पढ़े हैं धन पूर्णांकों के योग पढ़े हैं। जब पार्ट तीसरा आएगा तो उसमें केवल क्या पढ़ेंगे, गुणा के बारे में। तो चलिए मिलते हैं तीसरे पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन पर रखिए, ताकि मैं जब भी तीसरा पार्ट अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही पार्ट नंबर तीसरे में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।